फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी की आंसर राइटिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जा रहा है वो है सर पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में आपको जाना है, एक लिंक आपको मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करते ही आप वेबसाइट पर हमारी पहुंच जाएंगे। वेबसाइट के ऊपर पीडीएफ अवेलेबल होता है। तो सिंपल प्रोसेस है, आप फॉलो करिए। कमेंट बॉक्स में लिंक के ऊपर क्लिक करिए। डायरेक्ट देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं। आज के क्वेश्चन है सतत विकास के लिए नियोजन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है केवल आपको क्या करना है, सतत विकास के लिए किस तरह का नियोजन किया जाए, इसके ऊपर एक टिप्पणी लिख देना है। पर प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए जो आंसर राइटिंग क्लास के स्टूडेंट हैं उन्हें मैंने हमेशा समझाया है कि जो इजी है वो एक तरह से बहुत ज्यादा हार्ड भी होता है। क्योंकि जैसे ही ये क्वेश्चन लोग देखेंगे तभी इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, और ऐसे में जब इतना ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा तो इस क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स लाना, अच्छे अंक प्राप्त करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो ऐसे में आपको करना क्या पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन क्या है, अपने आंसर को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करिए। जनरली लोग जैसे नहीं लिखते हैं आप उस तरह से लिखने की कोशिश करिए। अब देखिए ये आप कैसे कर सकते हैं, इसको जब मैं आगे आंसर डिस्कस करूंगा तो आपको बताता जाऊंगा। फिर भी देखिए किसी भी आंसर में अगर करंट जो है लिंक होता है, इसके साथ आप अपने आप से कुछ अच्छे सजेशन मान लीजिए देते जाते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। और इसके साथ ही जिस सब्जेक्ट की बात हो रही है उसी की भाषा में जब आप आंसर लिखते हैं, जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट है ये, वो भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो जब आप ज्योग्राफी की भाषा में ही आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर दूसरों से अपने आप ही अलग होने लगेगा। क्योंकि अधिकतर लोग इस क्वेश्चन का आंसर जीएस की दृष्टि से, जनरल स्टडीज की तरह लिखेंगे। तो देखिए पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। कहा जा रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसी प्लानिंग की जाए, इस चीज पर टिप्पणी लिखना है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग बताते हैं कि सतत विकास का अर्थ है संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना कि वे भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध रहे। यानी कि संसाधन का ऐसा उपयोग ना करिए कि जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां हैं उनको ना जल मिल रहा है ना खाद्य संसाधन मिल रहे हैं। तो ये हो गया सतत विकास। इस अवधारणा को साकार करने के लिए विभिन्न स्तरों पर होने वाले नियोजन नीतियों को सतत बनाना होगा। तो देखिए इस तरह से 2 लाइन का हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट आएंगे आंसर की बॉडी के ऊपर। जब हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है तो आंसर की बॉडी डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो जनरली लोग करते हैं वो क्या करते हैं, पॉइंट्स में लिखने लगते हैं, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट। ऐसे मत लिखिए, क्योंकि आप ज्योग्राफी ऑप्शनल का एग्जाम दे रहे हैं, जनरल स्टडीज का नहीं। तो इसमें आपको ज्योग्राफी की ही भाषा में आंसर देना होगा। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। तो आप क्या बताएंगे कि कृषि प्रदेशों में कैसे प्लानिंग की जाए, औद्योगिक प्रदेशों में कैसे प्लानिंग की जाए, नगरों में कैसे प्लानिंग की जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे प्लानिंग की जाए। यानी जो ज्योग्राफी की भाषा है उसी में आप अपना आंसर देंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं, सतत विकास के लिए कृषि प्रदेशों में नियोजन। भारत के अलग अलग कृषि प्रदेश अलग अलग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब भारत में इतनी तरह की जलवायु है, इतनी विविधता है, तो हमारे भारत के जो अलग अलग कृषि प्रदेश हैं उनकी समस्याएं भी अलग अलग होंगी। पंजाब और हरियाणा में कृषि भूमि पर अत्यधिक उर्वरकों और अत्यधिक सिंचाई के नकारात्मक प्रभाव कृषि भूमि क्षरण के रूप में देखे जा रहे हैं। लीचिंग जैसी समस्याएं देखी जा रही हैं पंजाब हरियाणा में। कृषि को सतत बनाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, जैविक उर्वरक आदि को अपनाने की आवश्यकता है। तो हमने क्या किया कि पहले बता दिया पंजाब हरियाणा की क्या समस्या है। फिर देखिए वहीं दूसरी ओर भारत के सूखा ग्रस्त कृषि प्रदेश, अब हम वहां की बात कर रहे हैं जहां पर पानी कम है। यहां पर क्या समस्या आ रही है, सिंचाई बहुत ज्यादा हो रही है। अब हम उन जगहों की बात कर रहे हैं जहां पानी कम है। तो भारत के सूखा ग्रस्त कृषि प्रदेश, जिसमें महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र सम्मिलित हैं, गन्ने जैसी फसलों का उत्पादन करने के कारण जल संकट को जन्म दे रहे हैं। अब देखिए आप जानते हैं कि जो गन्ने की फसल है इसमें पानी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अब पहले से ही पानी कम है, जल स्तर कम है, और आप क्या कर रहे हैं, जमीन से पानी निकाल रहे हैं और गन्ने की फसल का उत्पादन कर रहे हैं, तो क्या होगा, जल संकट आएगा। ऐसे कृषि प्रदेशों में सतत विकास हेतु
मोटे अनाजों की कृषि अधिक उपयुक्त होगी। तो जो एग्रीकल्चर का पैटर्न है, जो कृषि प्रतिमान है, उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। अगर आप थोड़ी और ज्योग्राफी की दृष्टि से गहराई में जाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर कृषि प्रतिमान में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। फिर एक हम अपना जो करंट का एग्जाम्पल है वो दे देते हैं। सिक्किम द्वारा जैविक कृषि को अपनाना सतत कृषि हेतु नियोजन की दिशा में एक ठोस कदम है। तो जो सिक्किम का कदम है वो काफी ठोस हो जाता है सतत कृषि हेतु जो नियोजन किया जा रहा है उस दिशा में। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसी तरह से लिखेंगे, सतत विकास के लिए औद्योगिक प्रदेशों में नियोजन। अब औद्योगिक प्रदेशों में कैसे नियोजन किया जाए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। भारत के औद्योगिक नगर जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, जिसका कानपुर शहर एक प्रमुख उदाहरण है। उद्योगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले जल के शुद्धिकरण हेतु जल शोधन प्लांट को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता है। तो हमने एक समस्या बताई पहले की समस्या क्या है, हमारे औद्योगिक जो नगर हैं वो जो कह लीजिए जल प्रदूषण की समस्या है इससे ग्रस्त है। फिर हमने इसका समाधान बताया। क्या समाधान बताया कि जल शोधन प्लांट जो है उसको अनिवार्य कर दीजिए उद्योगों के लिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि उद्योग इतना पैसा कहां से लाएगा, एक छोटा सा उद्योग है वो जल शोधन प्लांट लगाने का पैसा कहां से लाए। तो इसके लिए अब हम लोग देखिए अपने पास एक सजेशन दे रहे हैं। इससे क्या होता है, आपका जो आंसर है उसमें कंप्लीटनेस आती है। समस्या बताई, फिर ये बताया समाधान क्या है, और फिर उसकी भी एनालिसिस की कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है, लागू कैसे किया जा सकता है। तो इसके लिए सरकार जल शोधन प्लांट स्थापित कर सकती है और उद्योगों से शुल्क वसूल कर सकती है। तो हमने सजेशन दे दिया कि भाई छोटे उद्योग के पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, सरकार एक शोधन प्लांट लगा देगी पूरे नगर के लिए, जहां से जो भी गंदा जल है वो होकर के निकलेगा, और जो उद्योग हैं छोटे छोटे वो बस अपना उतना पैसा दे दें जितना उनका पानी जो है प्रदूषित हुआ था। इसके साथ ही औद्योगिक उत्पादन में संसाधनों के पुनर्चक्रीकरण को प्रेरित करना होगा, यानी कि जो उद्योग है उसमें रिसाइकलिंग की जो व्यवस्था है उसको प्रेरित करना होगा, जिसके लिए ऐसे उद्योगों को कर एवं शुल्क में छूट दी जा सकती है जो सतत कार्य प्रणाली को अपनाते हैं। तो ऐसे उद्योग जो सस्टेनेबल तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको हम लोग टैक्सेस में या जो अलग अलग तरह के शुल्क होते हैं उसमें कुछ छूट दे सकते हैं, सरकार हमारी ऐसा कर सकती है। अब देखिए इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स हैं हम लोगों के पास, जैसे सतत विकास के लिए ऊर्जा नियोजन कैसे किया जाए, नगरीय नियोजन कैसे किया जाए, फिर आप ग्रामीण नियोजन के बारे में लिख सकते हैं, जनसंख्या नियोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सतत विकास के लिए हमारी पॉपुलेशन की प्लानिंग क्या हो, सतत विकास के लिए प्रादेशिक नियोजन क्या हो। तो इस तरह से जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, यूपीपीसीएस की बात कर रहा हूं, इसी के अकॉर्डिंग जितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया है कि कैसे आप अपने आंसर को दूसरों से अलग करेंगे, बेहतर करेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो जनसंख्या नियोजन की बात जरूर करिएगा, बिकॉज ये जो पॉइंट है बहुत से लोगों के ध्यान में नहीं आएगा। तो इस तरह से देखिए आज का अपना आंसर कंप्लीट होता है। बाकी पॉइंट्स को मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके पास पीडीएफ अवेलेबल रहेगा जहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं। तो जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग एक अन्य क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और जिन लोगों का भी यूपीपीसीएस मेंस एग्जामिनेशन है उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।